आज हमारे हाथ द राहु लॉजिक एस्ट्रोलॉजी एंड मार्केट वॉलेटिलिटी नाम के एक लेख के कुछ अंश लगे हैं। ये ज्योतिष और शेयर बाजार को जोड़ता है, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। तो आज का बड़ा सवाल ये है, क्या एक प्राचीन ज्योतिषीय अवधारणा जिसे राहु कहते हैं, आज के ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा साइकोलॉजी हैक हो सकती है? ये सवाल ही इस पूरे विश्लेषण की नींव है। और देखिए, शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। जब हम यहाँ राहु की बात कर रहे हैं, तो हम ये कोई भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कल निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे। अच्छा। इस स्रोत का नजरिया भविष्य बताने का है ही नहीं, बल्कि बाजार के मनोविज्ञान को समझने के लिए एक अलग, एक सिंबॉलिक लेंस इस्तेमाल करने का है। ठीक है, तो ये ज्योतिष भविष्यवाणी नहीं बल्कि ज्योतिष मनोविज्ञान है। चलिए फिर इस लेंस से देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि इस फ्रेमवर्क के अनुसार ये राहु आखिर है क्या। हम सब ने ये नाम पूजा पाठ या राशियों के संदर्भ में सुना है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में इसका क्या काम? देखिए, इस लेख के अनुसार राहु कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है। मतलब ये आसमान में घूमता हुआ कोई पिंड नहीं है। इसे एक छाया ग्रह कहा गया है। पर इसकी एस्ट्रोनॉमिकल परिभाषा से ज्यादा जरूरी इसका प्रतीकात्मक अर्थ है। ओके। राहु वो शक्ति है जो भ्रम पैदा करती है, लालच को हवा देती है, अफवाहें फैलाती है और अचानक ऐसे बदलाव लाती है जिनका कोई लॉजिकल बेसिस नहीं होता। मतलब? सरल शब्दों में राहु तर्क और अनुशासन का दुश्मन है। बिल्कुल। भ्रम, लालच, अफवाहें, अचानक बदलाव, ये तो किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बुरे सपने जैसा है। हाँ। स्रोत का एक तर्क ये भी है कि राहु अस्थिरता पैदा करता है और जो चीजें स्थिर दिख रही होती हैं उन्हें हिला देता है। ये तो शेयर मार्केट की परिभाषा ही हो गई। एग्जैक्टली। और यहाँ लेखक कुछ बहुत ठोस संकेत भी बताते हैं, जिन्हें देखकर एक ट्रेडर शायद इस प्रभाव को पहचान सके। जैसे कि? पहला है ओवरनाइट कैप, मतलब बाजार कल जहां बंद हुआ था, आज उससे बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे खुले। दूसरा, सिर्फ खबरों के दम पर आई तेजी। किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, बस एक खबर आई और वो रॉकेट बन गया। ये जो तर्कहीन उत्साह है, ये राहु का क्षेत्र है। इसमें फेक ब्रेकआउट का भी जिक्र है, जो शायद हर ट्रेडर का दर्द है। बिल्कुल। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स एक जरूरी लेवल को पार करता है, चार्ट्स पर सब कुछ बढ़िया दिखता है, ट्रेडर्स खरीदने के लिए कूद पड़ते हैं और फिर अचानक कीमत वापस धड़ाम से नीचे आ जाती है, सब फंस जाते हैं। हाँ, और चौथा संकेत है बिना किसी वजह के अचानक बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी का बढ़ जाना। ये चारों संकेत, गैप, खबरों पर उछाल, फेक ब्रेकआउट और अचानक अस्थिरता, बाहर से देखने पर बाजार की चाल लगते हैं। सही है। लेकिन स्रोत का सबसे दिलचस्प दावा यह है कि ये असल में बाजार में नहीं, ट्रेडर के दिमाग में पैदा होते हैं। वाह, ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। मतलब जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है वो सिर्फ एक नतीजा है, असली खेल तो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। क्या हम उस मनोवैज्ञानिक पहलू पर और गहराई से बात कर सकते हैं? यही इस लेख का दिल है। स्रोत का सबसे अहम बिंदु यही है कि राहु बाजार से ज्यादा ट्रेडर के मन पर सीधा हमला करता है। FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, या मौका छूट जाने का डर। हाँ, ये तो आजकल बहुत कॉमन शब्द है। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये शब्द बहुत आम हो गया है, लेकिन ट्रेडिंग में ये सदियों से मौजूद है। इस लेख के अनुसार ये FOMO राहु की ही देन है। और ये FOMO सिर्फ नए या रिटेल ट्रेडरों तक ही सीमित नहीं है। मैंने सुना है कि बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी कभी-कभी इस दबाव में आ जाते हैं, जब कोई खास सेक्टर अचानक चलने लगता है और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने निवेश नहीं किया तो वो अपने साथियों से पिछड़ जाएंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है। FOMO के अलावा दो और चीजें हैं। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, जब 2-4 ट्रेड सही हो जाएं। हाँ, ट्रेडर खुद को बाजार का बादशाह समझने लगता है। और तीसरी, जल्दी से जल्दी अमीर बनने की हवस। ये तीनों भावनाएं मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाती हैं जो किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट को उड़ाने के लिए काफी है। स्रोत में ट्रेडर की उस अंदरूनी आवाज का भी जिक्र है जो फुसफुसाती है, अगर आज नहीं खरीदा तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह आवाज इतनी जानी पहचानी लगती है। कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है और आपका सारा विश्लेषण कह रहा है कि रुको, ये सही एंट्री पॉइंट नहीं है, पर वो आवाज, वो तर्क पर हावी हो जाती है। और यही राहु का काम है, तर्क पर भावना को हावी कर देना।
सोने और चांदी के बारे में भी एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया गया है, हाँ जिन्हें हम आमतौर पर सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश मानते हैं। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। सेफ हेवन में कैसा जाल हो सकता है? इस फ्रेमवर्क के अनुसार इसी सेफ हेवन की कहानी का इस्तेमाल एक भ्रम बनाने के लिए किया जाता है। एक माहौल बनाया जाता है कि दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है, सिर्फ सोना चांदी ही सुरक्षित है। ओके। फिर उनमें एक तेज उछाल लाया जाता है। इस उछाल को देखकर बड़े खिलाड़ी, जिन्हें स्मार्ट मनी कहते हैं, वो एंट्री करते हैं। और उनकी एंट्री से तेजी और बढ़ती है, जिसे देखकर आम निवेशक या छोटे ट्रेडरों को फोमो होने लगता है। बिल्कुल। वो भी उस दौड़ती हुई ट्रेन में सवार हो जाते हैं। और जैसे ही उनकी बड़ी खरीदारी बाजार में आती है, स्मार्ट मनी चुपचाप अपना मुनाफा लेकर निकल जाती है और कीमतें गिरने लगती हैं। और नतीजा ये होता है कि छोटे ट्रेडर सबसे ऊंचे भाव पर फंस जाते हैं, जिससे स्रोत ट्रैप होना कहता है। हाँ, ये एक क्लासिक बुल ट्रैप का उदाहरण है। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब जिसे हम आज की भाषा में बुल ट्रैप कहते हैं, स्रोत उसे राहु का बनाया हुआ भ्रमजाल कह रहा है। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। बिल्कुल। ये मामला सिर्फ राहु तक ही सीमित नहीं लगता। स्रोत में केतु और कुछ खास नक्षत्रों की भी बात की गई है। मतलब ये सिस्टम और भी गहरा है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार राहु और केतु का खेल सबसे अहम है। ज्योतिष में ये दोनों हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं, मतलब आमने सामने, और एक धुरी की तरह काम करते हैं। इस लेख में राहु को तेजी का कारक यानी बुल मार्केट बनाने वाला और केतु को मंदी का कारक यानी बेयर मार्केट लाने वाला बताया गया है। तो एक भ्रम और लालच से तेजी बनाता है और दूसरा उस तेजी के गुब्बारे की हवा निकाल देता है। स्रोत में एक बहुत गहरी लाइन लिखी है, न तेजी स्थिर रहती है न मंदी टिकती है, स्थिर सिर्फ ट्रैप हुई पोजीशंस रहती हैं। ये लाइन जितनी ज्योतिषीय लगती है उससे कहीं ज्यादा यथार्थवादी और दर्दनाक है। ये बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई है। ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन जो ट्रेडर भावनाओं में बहकर गलत जगह फंस जाता है, उसका नुकसान स्थायी हो सकता है। इसी अस्थिरता को और समझने के लिए स्रोत राहु के 3 खास नक्षत्रों को खतरनाक बताता है: शतभिषा, आर्द्रा और स्वाति। अब यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि ये नक्षत्र क्या चीज है, क्या हमें ज्योतिष की गहराई में जाना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ ज्योतिष की गहराई में जाने की जरूरत नहीं, बस इनका सिंबॉलिक अर्थ समझना जरूरी है। अच्छा। जैसे स्रोत के अनुसार आर्द्रा नक्षत्र का संबंध तूफान और नमी से है, तो जब राहु यहाँ होता है तो बाजार में अचानक तूफानी उतार चढ़ाव आते हैं। इसी तरह शतभिषा का एक और अर्थ 100 पर्दे या भ्रम भी होता है। ओह। तो जब राहु इस नक्षत्र में होता है तो बाजार में अफवाहें और भ्रम अपने चरम पर होते हैं, जिससे अस्थिरता कई गुना बढ़ जाती है। तो ये ट्रेडर्स के लिए एक तरह का कैलेंडर अलर्ट है कि इन खास समयों में बाजार का तूफानी या भ्रामक व्यवहार अपने पीक पर हो सकता है, इसलिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल। तो राहु अकेला काम करता है या जब वो दूसरे ग्रहों के साथ जुड़ता है तो उसका असर बदल जाता है? मतलब एक ट्रेडर के तौर पर राहु मेरे दिमाग पर हमला करता है, लेकिन क्या वो दिमाग के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से असर डालता है? यह एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर यह फ्रेमवर्क और भी प्रैक्टिकल हो जाता है। स्रोत ग्रहों के संयोजन को ट्रेडर के मनोविज्ञान से जोड़ता है। जैसे बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क और विश्लेषण का प्रतीक माना जाता है। जब राहु का भ्रम बुध की विश्लेषण क्षमता पर हावी होता है तो ट्रेडर सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। ओके। वो या तो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाता है, मतलब कोई फैसला ही नहीं ले पाता, या फिर बहुत बड़ी विश्लेषणात्मक गलती कर बैठता है। एग्जैक्टली। मतलब एक ट्रेडर के तौर पर राहु और बुध का योग मेरी विश्लेषण करने की क्षमता पर हमला करता है, और अगर उसी समय राहु और शुक्र का भी असर हो जिसका संबंध धन और विलासिता से है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरा विश्लेषण भी कमजोर है और मेरा लालच भी बढ़ा हुआ है? ये तो एक विनाशकारी कॉम्बिनेशन लगता है। आपने एकदम सही समझा। यही विनाशकारी कॉम्बिनेशन है। राहु शुक्र का योग ट्रेडर के मन में ये सोच पैदा करता है कि बस एक ट्रेड और मैं अपनी सपनों की कार खरीद लूंगा। ये सोच उसे अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बड़े और अनुचित जोखिम लेने पर मजबूर करती है। चलिए कल्पना करते हैं, मान लीजिए मैं एक ट्रेडर हूं और राहु मंगल के साथ है। मंगल को ऊर्जा और आक्रामकता का प्रतीक माना जाता है। तो स्रोत के अनुसार मेरी स्क्रीन पर और मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा? स्रोत के अनुसार राहु और मंगल का योग रेकलेस ट्रेडिंग
यानी लापरवाह और आक्रामक ट्रेडिंग को जन्म देता है। अच्छा। उस स्थिति में आप शायद बिना सोचे समझे, बिना किसी विश्लेषण के, सिर्फ एक आवेग में आकर ऑप्शंस में बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे होंगे, ये सोचकर कि आज तो जैकपॉट लगेगा ही। ये बदले की भावना से की जाने वाली रिवेंज ट्रेडिंग को भी उकसाता है। और आखिर में चंद्र के साथ राहु का योग, चंद्रमा तो मन और भावनाओं का कारक होता है। और इसीलिए इस लेख में इस योग को सबसे खतरनाक बताया गया है। जब राहु का भ्रम चंद्रमा की भावनाओं पर छा जाता है तो ट्रेडर पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है। डर में सबसे निचले स्तर पर बेचना, लालच में सबसे ऊंचे स्तर पर खरीदना और एक छोटे से नुकसान को गुस्से में आकर और बड़ा कर लेना, ये सब इसी इमोशनल ट्रेडिंग का परिणाम बताया गया है। तो अगर राहु का प्रभाव इतना गहरा है जो एक ट्रेडर की साइकोलॉजी से लेकर बाजार की चाल तक हर चीज पर असर डाल रहा है, तो इससे बचने का रास्ता क्या है? क्या हमें कोई खास रत्न पहनना है या कोई टोटका करना है? ये सबसे जरूरी सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि ज्योतिष की समस्या बताने के बावजूद ये लेख समाधान के तौर पर किसी भी ज्योतिषीय उपाय को सिरे से खारिज कर देता है। अच्छा। इसमें साफ लिखा है कि बचाव का उपाय कोई रत्न या टोना टोटका नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अनुशासन है। यानी समाधान ज्योतिष में नहीं बल्कि ट्रेडर के अपने व्यवहार में है। ये इस लेख की सबसे शक्तिशाली बात लगती है। आप ग्रहों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने एक्शन को नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत एक ज्योतिषीय समस्या बताता है, लेकिन उसका समाधान पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक है। और ये अनुशासन कैसा हो, इसके लिए कुछ बहुत सीधे और सरल नियम भी बताए गए हैं जो हर ट्रेडिंग गुरु सिखाता है। जैसे कि पहला नियम, एक छोटा और सख्त स्टॉप लॉस रखें। मतलब ट्रेड लेने से पहले ही ये तय कर लें कि आप इस सौदे में अधिकतम कितना नुकसान सहने को तैयार हैं। ये आपके लालच और डर के खिलाफ एक बीमा पॉलिसी की तरह है। दूसरा नियम है, अपनी पोजीशन का साइज हमेशा कंट्रोल में रखें। अपनी पूरी पूंजी कभी भी एक ही ट्रेड में ना झोंक दें। सही बात है। उतना ही जोखिम लें जितना अगर डूब भी जाए तो आपकी रातों की नींद खराब ना हो। और तीसरा और चौथा नियम, ओवर ट्रेडिंग से बचें, यानी दिन भर खरीद बिक्री के नशे से दूर रहें और सिर्फ खबरों या टिप्स के पीछे ना भागें। ये दोनों ही काम अक्सर ट्रेडर की बेचैनी और लालच का नतीजा होते हैं। इन सभी नियमों का सार स्रोत की एक लाइन में छिपा है, जो शायद इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। राहु बाजार को नहीं, मन को हिलाता है। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया वही बाजार में बच पाया। बिल्कुल। असली लड़ाई चार्ट्स पर या स्क्रीन पर नहीं, बल्कि हमारे दो कानों के बीच, हमारे अपने मन के अंदर है। तो इस स्रोत ने हमें ज्योतिष के एक अनोखे नजरिए से बाजार की अस्थिरता, भीड़ की मानसिकता और एक ट्रेडर के मनोविज्ञान के सबसे बड़े दुश्मनों लालच, डर, भ्रम और आवेग को समझने का एक नया फ्रेमवर्क दिया और अंत में समाधान के तौर पर भावनाओं पर काबू और अनुशासन की उसी पुरानी लेकिन सबसे जरूरी बात पर लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल। इस लेख का अंतिम संदेश बहुत साफ है। राहु को जान लिया तो बाजार समझ आ जाएगा, और बाजार समझ आ गया तो नुकसान अपने आप कम हो जाएगा। यहां राहु को जानने का मतलब सिर्फ ज्योतिष जानना नहीं, बल्कि अपनी उन मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को पहचानना और स्वीकार करना है जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। यह विश्लेषण एक बहुत दिलचस्प सवाल सोचने पर मजबूर करता है। चाहे हम इसे ज्योतिष की भाषा में राहु का प्रभाव कहें या मनोविज्ञान की भाषा में संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, क्या बाजार में सफलता का अंतिम सूत्र हमेशा अपने मन के भीतरी राक्षसों को पहचानना और उन पर नियंत्रण पाना ही नहीं है? बिल्कुल। और असली सवाल शायद ये है, क्या आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपके मन के राहु को हराने के लिए डिजाइन किया गया